A very good morning to all the students of class 10th. Today I present before you a new video on unit green skills. We have already discussed this unit in our live class. We have already finished. We are finished with these notes of these units. Now the purpose of this video is to be able to help you revise your unit properly so that you can prepare well for your board examinations. So, as you already know, the unit green skills will talk about sustainable development. Now, what is sustainable development? Sustainable development होता क्या है? कहाँ से आया ये term? So, for that, let's discuss the evolution of sustainable development. So, before the year 1972, no one had even heard about सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट, या जिन लोगों ने सुना था उन लोगों की नंबर्स बहुत कम थे. देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु हैड हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बट इट वाज इन द ईयर 1972 दैट the concept of sustainable development received its first recognition, major international recognition उसको मिला year 1972 में. दैट टू एट अ कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड नेशंस. वो भी एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में मिला. दैट कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट और वो कॉन्फ्रेंस स्वीडन में हो रही थी. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर एवोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला ईयर 1972 में. वो भी एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस पे. वो कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी? वो कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. और वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी? वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी स्वीडन में. देन इन द ईयर 1983 यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड अ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बनाया, जिसको बाद में हम लोग बर्टलैंड कमीशन के नाम से भी जानने लगे. ठीक है, बर्टलैंड कमीशन ने हमें एक डेफिनेशन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. इससे पहले भी एक डेफिनेशन हुआ करती थी, एक कन्वेंशनल डेफिनेशन होती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. लेकिन बर्टलैंड कमीशन के आने के बाद हमें एक नई डेफिनेशन मिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. So let's take a look what was that definition. So after the Bertrand Commission, the basic definition of sustainable development became that it is a development. It is the development that meets the needs of the present. ये वो डेवलपमेंट है जो हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए उस अपनी फ्यूचर जनरेशन्स की एबिलिटी को, उनकी डिमांड्स को मीट करने के लिए. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो डेवलपमेंट है जो कि न केवल सिर्फ हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करता है बिना बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स फुलफिल हो सकें. ठीक है, so it's basically the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. अगर इस डेफिनेशन को और बेसिक तरीके से समझना चाहें तो एक एग्जांपल लेते हैं. एक छोटा सा खेत है, there's a small land, ठीक है, where a farmer grows crops. Those crops are purchased by us and we consume them as a part of our food. ठीक है. In the upcoming years, if the farm or the land on which the farmer cultivates, it becomes infertile, मतलब वो एकदम बंजर हो जाए, ठीक है, barren हो जाए. So will we be able to meet our future let's say needs of food? नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जहाँ से हमको खाना मिल रहा था, जिस लैंड से हमें खाना मिल रहा था, वो तो अब बंजर हो गया है. क्यों बंजर हुआ? क्योंकि हम लोगों ने अपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अपने सॉइल की तरफ ध्यान नहीं दिया. हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे ना कि, जबकि हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए थे.
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से हमारे जो खेत था, हमारे जो लैंड होते हैं, उनके जो मिनरल्स होते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो हम लोग आगे उसमें बहुत सारे समय तक खेती कर सकते हैं, बहुत सारे समय तक क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने वो नहीं किया, हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से न केवल हमारी खेती ख़राब होती है, our crops get destroyed, but also there's a chance that our land will become barren ultimately। जो भी मिनरल्स हैं जिनकी वजह से खेती होती थी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारी आज की नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन हमारी फ्यूचर की नीड, हमारे आने वाले बच्चों की, हमारे आने वाले जनरेशन की नीड नहीं कंप्लीट हो सकती, पूरी हो सकती है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, एक वो सस्टेनेबल वो डेवलपमेंट है जो न केवल हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी एबिलिटी को भी, उनकी भी जो नीड्स हैं उनको भी वो पूरा कर सके। ठीक है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बर्टलैंड कमीशन गेव अस अ डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड एक कन्वेंशनल डेफिनेशन हुआ करती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक कन्वेंशनल अप्रोच हुआ करता था। दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कन्वेंशनल अप्रोच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सस्टेनेबल अप्रोच। ओके, इफ आई टॉक अबाउट कन्वेंशनल अप्रोच, in conventional approach the environment is considered, let's say, as a separate entity excuse me, the environment is considered as a separate entity, whereas usme the development is considered as something that describes political goals and economic progress। अगर हम लोग सस्टेनेबल अप्रोच की बात करें, बर्टलैंड कमीशन के आने के बाद की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, तो उनका सस्टेनेबल अप्रोच कहती है कि जो इन्वायरमेंट है इज़ वेयर वी ऑल लिव and development is what we all do to improve our lives। they cannot be separated, वो दोनों अलग नहीं हो सकते। कन्वेंशनल अप्रोच कह रही है कि इन्वायरमेंट अलग है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब पॉलिटिकल गोल्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो अलग चीज़ है। इन्वायरमेंट अलग चीज़, डेवलपमेंट अलग चीज़। सस्टेनेबल अप्रोच क्या कहती है? सस्टेनेबल अप्रोच कहती है कि इन्वायरमेंट वो जगह है जहाँ हम सब रहते हैं, और डेवलपमेंट वो चीज़ है जो हम सब करते हैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, और ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हो सकती, ये दोनों चीज़ें एक हैं। सो कन्वेंशनल अप्रोच क्या कह रहा है? दोनों अलग अलग हैं। सस्टेनेबल अप्रोच क्या कह रहा है? कि दोनों एक ही हैं। सस्टेनेबल अप्रोच में द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज वर एडेड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स टू एड्रेस द एनवायरमेंटल इश्यूज। लाइक whatever गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड, उसी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज को ऐड कर देते थे ताकि एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व किया जा सके, उनको सॉर्ट किया जा सके। हाउएवर सस्टेनेबल अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंट था। सस्टेनेबल अप्रोच में था, कहा गया कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मेजर डिपार्टमेंट दैट प्ले पिवटल रोल्स इन नेशनल डिसीजन मेकिंग and consequently deciding or determining whether the environmental resources are maintained, protected or degraded। मतलब environment के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो, और जो मेजर डिपार्टमेंट है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल डिसीजन मेकिंग में और ये पता लगाने में, ठीक है, कि रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कि डिग्रेड हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी और जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ऐड हो रही थी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज और जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये पता लगाने में, ये डिटरमाइन करने में कि जो हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, या वो डिप्लीट तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, सो दैट दिस इज द सस्टेनेबल अप्रोच। इन कन्वेंशनल अप्रोच द फोकस वॉज मोर ऑन काउंटरिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज विच कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हाउएवर इन सस्टेनेबल अप्रोच the focus is on correcting the policies that are the source or the root cause of adverse environment effects। अब दोनों में देखो बहुत डिफरेंस है। कन्वेंशनल अप्रोच क्या कह रहा है? कन्वेंशनल अप्रोच का मतलब था फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो जो पॉलिसी से होने वाले, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं उनसे होने वाली इल इफेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, उस पर फोकस करो, उसको रिमूव करो, उसको काउंटर करना है। लेकिन सस्टेनेबल अप्रोच में क्या होता है? सस्टेनेबल अप्रोच कहती है कि द कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो होना चाहिए वो पॉलिसीज़ में होना चाहिए।
कि हम लोग पॉलिसी में ही चेंज कर दें, पॉलिसी को ही सही कर दें, जो कि जड़ होगी इन्वायरमेंट पे बुरे इफेक्ट्स की। ठीक है, तो रादर देन पॉलिसी के बाद होने वाले इफेक्ट्स को काउंटर करने की जगह हम लोग अगर पॉलिसी को ही सही कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का। सो दिस वाज अ सस्टेनेबल अप्रोच एंड द अदर वन वाज कन्वेंशनल अप्रोच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द definition of sustainable development after the Berlin Commission की sustainable approach क्या है। और the next topic that we have to discuss in this video is about the principles of sustainable development. So there are five basic principles of sustainable development. The first principle talks about living with environmental limits. The second principle talks about achieving sustainable economy. Excuse me. The third principle talks about promoting good governance. The fourth principle talks about using science responsibly. And the fifth principle talks about ensuring a strong, healthy, and just society. Now, these principles of sustainable development are based on an integration of environmental, social, and economic concerns. And we take all these aspects into one, integrate them into one, and then we make a decision. Okay, so let's say कि against an unchecked development, sustainable development is a very carefully planned strategy. ये बहुत carefully planned strategy होती है that promotes growth and efficient usage of resources, जो कि promote करती है कि हम लोग जो resources हैं उसको efficiently use करें और grow भी करें। ठीक है, और we should also by taking into consideration the long term benefits of our planet, हमें अपने planet के long term benefits को ध्यान में रखते हुए इस strategy को बनाते हैं हम। ठीक है, सो जिससे कि पहला प्रिंसिपल कह रहा है लिविंग विद एनवायरमेंटल लिमिट्स। डज आवर एनवायरमेंट हैव लिमिट्स? ओ यस इट डज हैव लिमिट्स। फॉर एग्जांपल our planet has the overall area, if you talk about the overall area of our planet, only 1/4 of it has land. सिर्फ 1/4 भाग ऐसा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन है। उस 1/4 ज़मीन के इलाकों में ही फॉरेस्ट एरिया है और उन फॉरेस्ट एरिया से ही हमें नेसेसरी ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसको पॉपुलेशन के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड लेट्स से कि डिस्ट्रॉइंग अ फॉरेस्ट फॉर लेट्स से क्रिएटिंग प्लेसेस टू लिव, for making furnitures and for all other stuffs. ठीक है, we've stopped living within the limits. If we have cut down the trees, we are not planting the trees anymore. ठीक है, the plantation of trees has gone down drastically. Plus if we have clean water resources like rivers, ठीक है, there are only few rivers, although 3/4 पार्ट planet का हमारा पानी से कवर्ड है, लेकिन उसमें से पानी पीने वाला कितना है, कितने रिवर्स हैं, कितने स्ट्रीम्स हैं जहाँ से पानी पिया जा सकता है, बहुत कम है। उसके बाद भी हम लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। हम लोग वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है पानी में, कभी गार्बेज थ्रो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो हमारी इन्वायरमेंट ऑल्सो हैज़ गिवन अस सर्टेन लिमिट्स, वी हैव सर्टेन लिमिट्स एंड वी नीड टू स्टार्ट लिविंग विद इन दोज लिमिट्स। वी नीड टू इंश्योर दैट वी लिव within the environmental limits that have been set to us by the nature. If we do not follow these limits, if we overutilize our resources, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए there will be nothing left for them. So we should, the first principle of sustainable development क्या बताता है कि हमें अपनी environmental limits के साथ जीना सीखना होगा। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमी। अब देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमी अचीव करना इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ रॉबस्ट एंड अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जो कि ना केवल रॉबस्ट हो बल्कि कॉम्पिटिटिव भी हो, लेकिन उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हार्म ना हो। अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो बहुत वाइजली और इफेक्टिवली यूज़ करें, तभी हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमी। The third principle is about promoting good governance. Now, what is promoting good governance? See, government is responsible for making all the policies related to development.
डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है. नाउ विद इन दोज पॉलिसीज़ इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, then that policy is good not only for the society but for the environment and for the economic purposes as well. ठीक है, हम लोग जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए वो पॉलिसी ऐसी हो कि उससे हमारे इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो, ना हमारी सोसाइटी का नुकसान हो, ना हमारे इकोनॉमी का नुकसान हो. ऐसे प्रोसीजर्स को, ऐसे मेजर्स को, ऐसी पॉलिसीज़ को हम लोग कहेंगे प्रमोट करना गुड गवर्नेंस को. ठीक है, हम लोग को सिर्फ पॉलिसी बना के कि हमको डेवलपमेंट करना है बिना सोचे समझे, इसको गुड गवर्नेंस में नहीं आता ये. अगर हम लोग पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि न केवल डेवलपमेंट हो बल्कि हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो, देन इट कम्स अंडर प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस. क्लियर? द नेक्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबली. तो क्या हम लोग साइंस रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं करते हैं? समटाइम्स वी डू नॉट. सी, science can be utilized in the best possible way to help humankind in various scenarios. For example, there are certain elements or say minerals that are limited for us, that are limited in nature. But हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइंस के इस्तेमाल से we are extracting them more than what we require. ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. सो नाउ वी आर नॉट यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबली. हम लोग साइंस का इस्तेमाल उनको एक्सट्रैक्शन के लिए तो कर रहे हैं, गुड, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग साइंस के थ्रू इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग दैट इज़ हार्मिंग आर प्लानट अर्थ, then we are not using science responsibly. If we are creating artificial clouds, that is not protecting our let's say environment. ठीक है, if we are creating something, if we are creating a machinery that is increasing the pollution level, then we are not using science responsibly. However, if we create something that promotes or that protects our environment using science, then we are using science responsibly. जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अगर हम लोग पानी रोकते हैं, एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लें, एक ऐसा कुछ लेट्स से कि डिवाइस बना लें जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इजी हो जाए हमारे लिए. सो दैट इज़ यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबली. उससे हम लोग साइंस, उस तरीके से हम लोग साइंस को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं. ना अगर हम लोग बॉम्ब बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, इस तरीके से साइंस को रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग. सो वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबली. ओके, जिससे कि हम लोग साइंस का इस्तेमाल करके हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उनको रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए. We can use science to clean our rivers. We can use science to clean our air. So there are a lot of things that we can use science to benefit us for our upcoming future generations also. The next principle of sustainable development talks about ensuring a strong, healthy and just society. मतलब हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो ना केवल सशक्त हो बल्कि हेल्थी भी हो और जस्ट हो, सबको बराबर का हक मिले, बराबर का दर्जा मिले उस सोसाइटी में. ठीक है, सो हमें एक ऐसी सोसाइटी को भी बनाने की कोशिश करनी है. ठीक है, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे. तो प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? लिविंग विद एनवायरमेंटल लिमिट्स, अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमी, प्रमोट करना गुड गवर्नेंस को, साइंस को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना और ये इंश्योर करना कि हमारी सोसाइटी जो है वो स्ट्रांग है, हेल्थी है एंड जस्ट है. ओके, गुड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक that we are going to discuss is objectives of sustainable development. The first objective of sustainable development is economic growth. देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह लो, एम कह लो, ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, एक रॉबस्ट और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी होनी चाहिए. ठीक है, जहाँ पे हर बंदे को ग्रो करने का या कम्पीट करने का मार्केट में पूरा मौका दिया जाए, पूरा मौका मिले. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी इकोनॉमी बनानी है हम लोगों को. ठीक है, ऐसी इकोनॉमी बनानी है जो ना केवल आज के लिए रहे बल्कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी मेंटेन होके रहे. ये नहीं कि आज हमने सब यूटिलाइज कर लिया, सारी इकोनॉमी क्रिएट कर ली और आने वाले 20 साल बाद इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, हमारी इकोनॉमी रोबस्ट कैसे हुई, हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव भी नहीं हुई. ठीक है,
तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। दूसरा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सी, अगर हम लोग अपने नेचुरल इन्वायरमेंट या अपनी बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं या प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली विल रन आउट ऑफ आर रिसोर्सेज, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा आने वाले समय में। तो हमें समझदार लोगों की तरह अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली, बहुत समझदारी से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे ये नहीं सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के नाम पे हमें आने वाले आसपास का जो भी इन्वायरमेंट उसको डिस्ट्रॉय करते चले ना। दैट शुड नॉट बी डन, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, वी शुड improve our biodiversity, we should use our natural resources very wisely. The next objective talks about social inclusion. Now what is social inclusion? Now social inclusion is all about creating a high quality development with accessible local services for the community to support its health, social and cultural well-being. मतलब सोशल इंक्लूजन एक हाई क्वालिटी डेवलपमेंट कह लो जिसमें कि जितनी भी लोकल सर्विसेज हैं वो हर कम्युनिटी को मुहैया कराई जा सकें, हर कम्युनिटी तक पहुंचाई जा सकें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, ताकि उनकी चाहे वो सोशल वेलबींग से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चरल वेलबींग से रिलेटेड हो। तो जो जो सर्विसेज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है या जो जो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारी सर्विसेज एक्सेसिबल होनी चाहिए कम्युनिटी को, ताकि उनके हेल्थ को सपोर्ट मिल सके, उनके सोशल और कल्चरल वेलबींग को सपोर्ट मिल सके। Now what is cultural diversity? The next objective of sustainable development is cultural diversity. Cultural diversity का मतलब कि एक ऐसा समाज बनाना जो कि सेंसिटिव है हर कल्चर की तरफ और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ऐसा कल्चर बनाना, एक ऐसी सेंसिटिविटी पैदा करना, ठीक है, जो हर कल्चर को इक्वल दर्जा देता हो, हर कल्चर को समझता हो, रिस्पेक्ट करता हो और सारी डाइवर्सिटीज़ को सेलिब्रेट करता हो। दैट इज़ व्हाट कल्चरल डाइवर्सिटी थिंग्स इज़ ऑल अबाउट। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग सेंसिटिविटी, कि एक दूसरे के कल्चर्स को समझें और उनको सेलिब्रेट करें। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Thank you guys. We'll meet in our next videos and then we'll discuss the rest of the topics in this unit. I hope you have understood till here. If you have any problems, please go ahead and ask questions, or you can directly call me and ask whatever doubts you have. I'll clear all your doubts related to this topic. Thank you everyone.